फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ रहे थे। चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ यानी भारत में भी आ सकते थे और चाइना में भी पहुंचा सकते थे मदद। ठीक है, दोनों तरफ भारत और चीन की कठिन परिस्थितियों को संभाल सकते थे। दूसरी ओर औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी और उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरा, पिछड़े समाज को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। ये बात समझे। पहले तो ये ऐसा इलाका है जहाँ से चाइना भी पहुँचा जा सकता है और भारत भी पहुँचा जा सकता है। अब फ्रांसीसी मेन फोकस दक्षिण भारत में कर रहे थे, दक्षिण भारत नज़दीक था वहाँ से, और चाइना में भी ये फोकस कर सकते थे। तो दोनों स्थिति में वो सेंट्रल में रह करके इंग्लैंड का मुकाबला करते, इसलिए इनको ये क्षेत्र उचित लगा। दूसरा कारण ये था कि उपनिवेश बनाते तो कच्चा माल इनको यहाँ से मिलता अपने व्यापारिक कंपनियों के लिए, और कच्चा माल को फिर तैयार करके फिर बेचने का जगह मिलता मार्केट। तो दो काम हो गया। और तीसरा, उन्होंने अपना टारगेट बना रखा था कि ये सब असभ्य हैं, जंगली हैं, इनको खोज खोपड़ी नहीं, हम इनको सभ्य बनाएंगे और अपना स्वघोषित दायित्व मान रखे थे। पढ़िए, फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने व्यापारिक नगर और बंदरगाह से शोषण शुरू किया, बाद में ग्रामीण इलाके में गए और वहाँ किसान का भी शोषण शुरू कर दिया। तोकिंग के जीवन का आधार लाल घाटी था, यानी तोकिंग जगह है वहाँ पर लाल घाटी है। ठीक है ना, तोकिंग के जीवन का आधार लाल घाटी था, जबकि कंबोडिया का मैकांग नदी का मैदानी क्षेत्र और कोचिन चीन का मैकांग का डेल्टा क्षेत्र, यानी कोचिन चीन में मैकांग का डेल्टा क्षेत्र है, खेती के लिए प्रसिद्ध होगा। ठीक है, मैकांग नदी का मैदानी क्षेत्र कंबोडिया में है और तोकिंग में लाल घाटी है। चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन, अब चीन से सटा राज्य जो है तो वहाँ पर खनिज संसाधन है, कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे। पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्र में धान की। तो ये सब इलाका उनके लिए लाभदायक था। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहर का एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया। तो खेती को विकसित किया, खेती की उत्पादकता बढ़ाएंगे तब ना ज़्यादा से ज़्यादा इनको कच्चा माल मिलेगा। तुमको लाइन देखने का जरूरत नहीं, हमारा मुँह सुन देख रहा। दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा, यानी दलदली भूमि को भी कृषि क्षेत्र बनाया जाने लगा। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। तो फ्रांसीसी मेहनत किया। रबर बगानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था, उससे साइन करा लेता था, फिर उससे काम लेता था। जमींदारी अपने विकृत रूप में आ चुका था। जमींदारी का विकृत रूप क्या बोलते हैं? जब किसान का परवाह नहीं करना, उसका शोषण करना। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन पर संरचनात्मक विकास तीव्र गति पर रहा। संरचनात्मक विकास का मतलब रेलवे और सड़क का विकास किया गया और विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़कों का जाल सा बिछा दिया, यानी खूब विकास किया फ्रांसीसियों ने। परंतु किसानों और मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषण मूलक थी। ये सब क्यों कर रहा था? शोषण करने के लिए तो शोषण कर रहा था। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था,
अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में ही शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी है। देखो जैसे भारत में अंग्रेजी में देने लगा मैकाले, उसी तरह से ये लोग फ्रांसीसी में वहाँ शिक्षा देने लगे। परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभाव का डर था। ठीक है, फ्रांसीसी में शिक्षा दे रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि शिक्षा का प्रसार करेंगे तो ये इन लोगों को भी ज्ञान हो जाएगा, फिर हमारे विरुद्ध उठ खड़े होंगे। शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव ये न होगा। अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास किया जाने लगा। वो कहल के नहीं पढ़। भारत में भी, बिहार में भी क्या चल रहा, शिक्षा से आपको बढ़िया से शिक्षित नहीं किया जा रहा। किस लिए? शिक्षित कर देगा बढ़िया से तो यही जनरेशन उस आगे सत्ता का विरोध करेगा। तो ये माना हुआ तथ्य है, इसलिए आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। सरकार को भी पता है, लेकिन वो वहाँ पर एक्शन नहीं ले रही। नहीं तो दिल्ली के हर एक फुटपाथ पर यदि केजरीवाल लगा सकता है, वो क्या बोलते हैं, सीसीटीवी कैमरा, तो यहाँ भी सरकार गवर्नमेंट लगा सकती है ना कैमरा। और मॉनिटरिंग एजेंसी जो है मॉनिटर कर सकता है, अथॉरिटी मॉनिटर कर सकता है अधिकारी पढ़ाई कैसा चल रहा है। ठीक है ना, वीडियो का समरी होगा, किसी दिन किसी भी समय में देख सकता है अधिकारी कि क्या पढ़ाया गया किस क्लास में, तो कर नहीं रहा। इसका मतलब सरकार का दोष है। चलिए, इसके लिए क्या कर रहा था कि पढ़ा तो रहा था, लेकिन स्कूल के अंतिम साल के परीक्षा में अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। स्थानीय जनता एवं कॉलोनियों की सामाजिक स्थिति में असमान जमीन का अंतर था। कॉलोनियों की सामाजिक स्थिति यानी वहाँ पर फ्रांसीसी लोग जो थे या उनके समर्थक लोग जो थे, उनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी और स्थानीय जनता बहुत गरीब थे। 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीति पार्टी बनाने लगे। हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण की पराकाष्ठा थी और हनोई में जो है वहाँ पर विश्वविद्यालय को बंद कर दिया। ठीक है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। आगे पढ़िए। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोहों का सामना करना पड़ा, तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था। बोला समय समय पर विद्रोहों का सामना, यानी हिंद चीन में जब से फ्रांसीसी ने अपना उपनिवेश बनाया तो शुरू से ही इसका विरोध हो रहा था, झेलना पड़ रहा था। परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा। अब छोटे छोटे मामले में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे, यानी फ्रांसीसी सरकार से लड़ने लगा। इसी परिप्रेक्ष्य में 1903 ईस्वी में फान बोई चाव ने दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग दे थे। फान बोई चाव ने दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसका नेता कुआंग दे थे। फान बोई चाव ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दिया। किताब लिखा और लोगों के पास पहुंच गया। 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। देखा कि जापान इतना छोटा देश है, इतना बड़ा रसिया को हरा दिया, तो हम भी तो छोटा है, लेकिन हम फ्रांस को क्या नहीं हरा सकते। इनके अंदर जोश आ गया, राष्ट्रवाद की लहर पैदा हो गई, इनमें साहस हो गया कि हम इनको हरा सकते हैं। साथ ही रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों का विचार भी इन्हें उद्वेलित कर रहे थे। अरे शिक्षा तो आ ही गया ना, यहाँ नहीं, इनको कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे थे ना। तो फ्रांसीसी थोड़े दिन ही पढ़ाया तो फ्रांसीसी कुछ ऐसे थे जो जान गए थे। अब फ्रांस में राज क्रांति हुआ तो वहाँ रूसो सब का विचार था, मॉन्टेस्क्यू का विचार था, तो इनके पास भी पहुँच गया। तो इनको उद्वेलित कर रहा था कि फ्रांस में राज क्रांति हुआ तो हम भी विरोध करेंगे इसका। इसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता फान चू त्रिन हुए, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतांत्रिक बनाने का प्रयास किया। अभी तक राजा के लोगों के साथ में जनता है,
तो राजतांत्रिक स्वरूप है। अभी गणतांत्रिक बनाने का प्रयास किया कि हम जनता अपना शासन करेंगे। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र इसी तरह के विचारों के समर्थक थे। कुछ लोग यहाँ से जापान चले गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ से जानकारी जुटा करके लाए, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोग। सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, जिससे इन्हें और बढ़ावा मिला। ये बोले अच्छा चीन में भी हो गया, अब हम भी करें। इन्हीं छात्रों ने वियतनाम कुआंग फुक होई वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचिन चीन, अन्नाम, तोकिंग जैसे शहरों तक ही सीमित था शुरू में, परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया। हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो लड़ने के लिए ले गया यहाँ के लोगों को भर्ती करके, फ्रांसीसी लोग, कि मरेंगे तो ये मरेंगे। ये लोग बड़ा चालाक हैं। अभी रसिया में भी, यूक्रेन भी बाहर वाले लोगों को बुला करके सेना में भर्ती कर रहा है, रसिया भी भर्ती कर रहा है। ये आपस में दोनों लड़ा रहे, अपना सेना मरे नहीं इसके लिए बचा रहे। अभी उत्तर कोरिया के भी सैनिक मंगाया था ना लड़ने के लिए। ये लोग बड़ा चालाक है शुरू से। अब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के 80% सेना में तो इंडियन था जो लड़ रहा था। भारत से ही ले गए थे ना लोगों को पकड़ कर। तो ये लोग भी ले गए अपनी सेना में। हजारों मजदूरों को बेगार करने के लिए फ्रांस ले जाया गया। यहाँ के सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता था, समझे, आगे। युद्ध की प्रथम पंक्ति में मतलब आगे। तब अपना मिथिला में प्रचलित हो गया ना, भोज में आग और रण में पहुँच। युद्ध में पीछे की पंक्ति में रहना चाहिए तो कम मौत होगा। तो ये लोग क्या करते थे, आगे की पंक्ति में रखते थे, तो ये लोग ज़्यादा मरते थे। बोलते तुम बहादुर ज़्यादा हो, आगे रहो। ठीक है। अतः मारे जाने वालों में इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। इन सब बातों की प्रतिक्रिया हिंद चीन के लोगों पर हुई और 1914 ईस्वी में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ। लेकिन सशंकित फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल दिया। वियतनामी राष्ट्रवादी संगठन बनाया 1914 में, तो उसको कुचल दिया, यानी पकड़ लिया नेता को, कुछ को मार दिया, कुछ को जेल में डाल दिया, कुछ भाग गए, है ना। दूसरी तरफ जनता के हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी। चीन का हिंद चीन के कृषि उत्पाद व्यापार और मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण था। चीन का भी इसके अंदर दखल है, देख लो। फिर भी वे मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। मुख्य राजनीति फ्रांस कर रहा, ठीक है, और चीन भी कृषि उत्पाद व्यापार और मत्स्य व्यापार पर कैप्चर कर ले। इसी कारण जनता ने इनसे क्रुद्ध होकर के 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही शासन व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया। हालांकि कोचिन चीन ही सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में था, जबकि अन्य 4 प्रांत तोकिंग, अन्नामी, कंबोडिया और लाओस में पुरातन राजवंश ही कायम रहे, जिसके लिए रेजिडेंटों की नियुक्ति होती थी, यानी सहायक संधि हो गया। सहायक संधि के अंतर्गत ये चारों स्टेट जो थे अपना सेना नहीं रखेंगे। सेना किसका रखेंगे, फ्रांसीसियों का। और रेजिडेंट राजकाज का बस राजा के साथ बैठता था, राजा राज करता था, राजा के पास कुछ अधिकार नहीं था। रेजिडेंट देखता रहता था कि थोड़ा भी इधर उधर करे तो उस राजा को हटा के दूसरा को बना। रेजिडेंट का यही काम था, इंडिया में भी है, वहाँ भी दोनों ने सेम पॉलिसी रखा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ उदार नीतियां अपनाई गई। कोचिन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और उसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। साथ ही यानी वोटिंग की व्यवस्था किया गया कि इसके सदस्य वोट से चुन के आए। साथ ही असैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाना शुरू हुआ, जिसमें मतलब सेना में नहीं, सेना के अलावा और जो भी क्षेत्र थे स्थानीय लोगों को भी उसमें फ्रांसीसी सरकार ने भर्ती करना शुरू किया। कुछ हद तक राजघरानों ने भी अपने प्रशासन में सुधार का प्रयास किया।
परंतु इन नाम मात्र के सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं हो सकती थी। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 में न्यूगन आई क्वोक हो चिन मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने, अभी मेन लीडर आ गया, ठीक है, न्यूगन आई क्वोक हो चिन मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। अब रसिया का प्रभाव आ गया ना जी, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था ना, तो यहाँ भी साम्यवादी संगठन बना लिया पेरिस में। बाद में हो चिन मिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर के 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था उसने कर लिया। अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को, जिसको कुचल दिया फ्रांसीसियों ने, जो बचा हुआ उसको फिर से एकजुट किया और वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी, जैसे रसिया में लेनिन की पार्टी थी उग्र विचारों पर चलने वाली। आगे बॉक्स को पहले पढ़ लो। जॉन गुएन आई ने अनामी दल की स्थापना की थी। यह पार्टी पूर्णतः मॉस्को के कैंटेन से प्रभावित थी और आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। चलो एक बॉक्स में दिया, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दिया है। 1930 ईस्वी के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। मंदी जब हुआ तो लोग भूख से मरने लगे, भूख से जब मरने लगे सब कष्ट से व्याकुल। देखो जब तक लोगों को नाक पर नहीं ठेकता ना, तब तक वो समस्या को समस्या नहीं समझते। आज यहाँ पर खड्डा कोड़ दे तभी रोड का, तो समस्या को समस्या समझे। तो हमको क्या, हमारा क्या, अभी यूपी में झगड़ा चल रहा था, हमारा क्या, हम बिहार में तो सुरक्षित हैं। इस तरह की सोच थी, तो धीरे धीरे सबके पास में संकट आ गया, ठीक है ना। आपका पश्चिमोत्तर प्रांत भारत में जो था, वहाँ पर से दुश्मन आते थे, तो बोलता है उधर आता है, उधर लूटपाट करता है, हमारा क्या, तो पूरा पर कब्जा कर लिया। बाद में दिल्ली में आया, दिल्ली पर कब्जा करके पूरा भारत पर कब्जा कर लिया तुर्क और अफगानों ने। और 900 साल तो कितने साल, 1100 से लेकर के 1750, 600-700 साल तक उन्हीं का कब्जा रहा। उसके बाद ब्रिटेन का आ गया कब्जा। तो कोई भी खतरा दूर नहीं होता, खतरा को खतरा समझिए और दूर में है तभी रोकिए, है ना। यही पॉलिसी है, तब ना आप सब देश सीमा पर में ही भिड़े रहते हैं कि 1 इंच नहीं अंदर आने देंगे, क्यों, यही कारण है। तो पढ़िए, 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। चावल, रबर आदि के दाम गिर गए। हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफ़ी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था। विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोलियां बरसाई जाती थी। इससे भी आगे बढ़कर हवाई जहाज़ से भी बमबारी की जाती थी। देख लो, इस भारत में तो कम से कम ऐसा नहीं किया, हवाई जहाज़ से बमबारी नहीं किया अंग्रेजों ने, यहाँ तो वही कर रहा। इस दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए, आंदोलन दब सा गया, परंतु यह सोए हुए ज्वालामुखी के समान ही था जो अंदर ही अंदर खौलता रहा और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक है, ओके।